नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे ड्रग्स के कारोबार में लिप्त डार्लिंगों के बारे में। दरअसल ड्रग्स के कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने पुलिस और अन्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल मध्य प्रदेश के कई सारे विभिन्न पुलिस स्टेशन में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 7 महिलाओं को पकड़ा गया है। ये आंकड़ा इस अवैध धंधे में महिलाओं की बढ़ती संख्या को बताता है। ये तो उन महिलाओं की संख्या है जो पकड़ी गईं। कुल आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है। ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें महिलाओं को ड्रग्स बेचते देखा गया है। ड्रग्स के धंधे की समस्या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, ये कई शहरों में फैल चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, नीमच, रतलाम, मंदसौर जैसे शहरों में महिलाएं इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। 3 शहरों में कम से कम 42 महिलाओं पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। ये संख्या इन शहरों के भीतरी इलाकों में नशीली दवाओं के व्यापार की पकड़ को सामने रखती हैं। चिंता की बात यह भी है कि ऐसी महिलाएं बहुत हैं जो अपने पतियों की इसी तरह के अपराधों में गिरफ्तारी के बाद नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी। ऐसे में यहां तक एक तरह का चक्र बनता दिखता है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाएं इस गैर कानूनी व्यापार की ओर रुख करती हैं। इनमें से कुछ तो जेल भी जा चुकी हैं, मगर जमानत मिलने के बाद वे फिर से ऐसे कामों में लग जाती हैं। उनके लिए इसे छोड़ना बहुत कठिन हो गया है। आखिर महिलाओं के बीच में ये अवैध धंधा क्यों पनपता जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ड्रग्स के कारोबार में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2023 के 12 महीने में ड्रग्स कारोबार से जुड़ी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इस साल मात्र 6 महीने के भीतर इस कारोबार से जुड़ी 7 महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी है। पिछले 5 साल में ड्रग्स कारोबार से जुड़ी महिलाओं की संख्या केवल 3 जिलों में 43 हो चुकी है। कुल 1220 मामलों में गिरफ्तारियां हुई, इनमें से 43 महिलाएं हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 21 महिलाएं मंदसौर जिले से गिरफ्तार की गई है। 16 महिलाएं रतलाम जिले से पकड़ाई है, जबकि 6 महिलाएं नीमच जिले से पकड़ाई है। महिलाओं का इस कारोबार में आने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाएं ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट होती है। थोड़े से पैसे की लालच में वो ड्रग्स का कारोबार करने वालों के झांसे में आ जाती है और फिर इस धंधे में फंसने के बाद निकलना संभव नहीं हो पाता। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी है जो खुद ड्रग्स की लत की शिकार है और इस कारण इस धंधे में शामिल है। बहुत सी महिलाएं खुद ड्रग्स का कारोबार कर रही है और उन्होंने पेंडलिंग के लिए दूसरी महिलाओं को तैनात करके रखा है। एक अनुमान के मुताबिक पुलिस के रडार पर जितनी महिलाएं अब तक आई है, उनमें लगभग 20 गुना ज्यादा महिलाएं इस धंधे में अभी भी शामिल है, जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। महिलाओं की तरफ पुलिस का ध्यान नहीं जाता, उनकी तलाशी भी नहीं होती, इसीलिए आसानी से पुलिस के चंगुल से बचकर वो ड्रग्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। महिलाओं का इस्तेमाल ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पेडलिंग के लिए किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी खेप अलग अलग समूहों को पहुंचाई जाती है, जो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनके तार नाइजीरिया, मुंबई और दिल्ली के ड्रग्स तस्करों से जुड़े हैं। वर्ष 2022 में काजल जैन नाम की जिस महिला को पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था, वो लग्जरी लाइफ जी रही थी। उसके पास लग्जरी कपड़े, आईफोन, फॉर्च्यूनर गाड़ी से लेकर विलासिता का हर सामान था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मलेशिया छुट्टी मनाने जा रही थी, इसी बीच पकड़ी गई। इंदौर में ही एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया गया जो देश का सबसे बड़ा ड्रग्स रैकेट चला रही थी। वो अपने रैकेट में युवाओं को जोड़ने का काम करती थी। ड्रग्स में युवाओं को जोड़ने के लिए पहले युवाओं को ड्रग्स की लत लगाई जाती है और फिर उसके बाद ड्रग्स के कारोबार में उनका मनचाहा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी लड़कियां वेश्यावृत्ति के साथ साथ ड्रग्स पेडलिंग का भी काम कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से महिलाएं अब इस अवैध धंधे में लिप्त होती जा रही हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े मध्य प्रदेश से जो सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। चूंकि 21 महिलाएं मंदसौर से पकड़ाई हैं, नीमच की बात करें तो 6 और रतलाम से 16 महिलाएं इस अवैध धंधे में लिप्त पाई गईं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। 2020 में 3000 के करीब महिलाएं
इस अवैध धंधे में लिप्त थी और पिछले 5 साल में 43 महिलाएं इस अवैध धंधे में लिप्त पाई गई हैं। यानी कि ये आंकड़ा, ये जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। इस ग्राफ को कैसे कम किया जाए और इसके पीछे क्या कारण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में फाउंडर है नशा मुक्ति केंद्र की रूपाली जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा वकील हाईकोर्ट के तनुज दीक्षित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही अनादि टीवी पर। मैं शुरुआत करना चाहूंगी रूपाली जी आपसे ही। महिलाओं का अगर हम ग्राफ देखें अवैध धंधे में लिप्त होने का, तो ये साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर एक कारण हम जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों महिलाएं इस अवैध धंधे में लिप्त होती जा रही हैं। हालांकि अवैध धंधे में चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो भी लिप्त है, ये वाकई चिंता की विषय है कि हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो अब अवैध धंधे में इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है कि इसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या कारण इसके पीछे आप देख पाती हैं, क्या मानती हैं? रूपाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट है, आप डिवाइस को एक बार अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे इनवाइट किया है। और बीइंग वुमेन, मैं डेफिनेटली इस एक विषय को बहुत अच्छे से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी कि जो आपका प्रश्न है कि महिलाएं क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं। देखिए, जो एक सबसे बड़ा कारण तो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि आर्थिक तंगी, जिसकी वजह से महिलाएं जो है इन परिस्थितियों के कारण, गरीबी के कारण इस धंधे में आ रही हैं। कह सकते हैं कि नशा एक इतना बड़ा व्यापार हो चुका है कि अरबों खरबों रुपयों में पहुंच गया है। इसके साथ ही कुछ कारणों पर हमें डेफिनेटली ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे परिवार की जिम्मेदारियां या फिर सामाजिक दबाव। इनके कारण भी जो है महिलाएं इस कार्य में लिप्त हो रही हैं, और सिर्फ खुद ही लिप्त नहीं हो रही हैं, इनके ऊपर एक बड़ा दबाव बनाया जाता है कि ये अन्य महिलाओं को, अन्य युवकों को भी इस व्यापार में धकेले। सबसे बड़ा एक बेनिफिट इनके साथ, महिलाओं के साथ ये होता है कि ये भरोसेमंद दिखने का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष वर्ग इनके ऊपर आसानी से इनके जाल में फंस सकता है। इसलिए जितने भी पैडलर्स हैं, ये ऐसी महिलाओं को ही चिन्हित करते हैं कि जो अपने शायद किसी खूबसूरती का चाहे फायदा उठाकर, या बहुत अच्छी जिनके अंदर वोकेबलरी है, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छे से किसी को लुभा सकती हैं, ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। यानी ऐसी महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं। फिर ये युवाओं को धकेलती हैं। कुछ महिलाएं जो अपने आसपास ऐसे यंग लड़के जो जल्दी से इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो लगातार, मैं जिस तरह से नशे के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, परामर्श देकर इस व्यापार से बाहर निकालने में मदद कर रही हूँ, तो मेरा देखने में आया है कि इनमें मनोबल की कमी होती है। तो ऐसी महिलाएं जिनका मनोबल बहुत ही कम होता है, वो बहुत जल्दी फंस जाती हैं। आसान तरीका होता है, इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें लग्जरी लाइफ मिलेगी, हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। काम की कमी, चूंकि ये भी एक बड़ा कारण है कि रोजगार नहीं होने की दिशा में भी बहुत जल्दी ये लोग उस व्यापार में धकेल दी जाती हैं। फिर कुछ काउंसलिंग के माध्यम से ये जानकारी भी हमें मिली कि ऐसी महिलाएं जो बहुत कह सकते हैं कि मानसिक रूप से परेशान है, किसी अवसाद से पीड़ित है, ऐसी महिलाओं को ये लोग टारगेट करते हैं और उन्हें पहली बार जानकारी नहीं देते हैं कि आपको यहाँ से एक नशे की खेप को दूसरे राज्य में या दूसरे शहरों में पहुंचाना है। वो लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर एक पार्सल उन्हें दे देते हैं, और फिर उसके बाद उसका पूरा रिकॉर्ड रख लेते हैं, यानी कह सकते हैं हम सबूत रख लेते हैं। उस सबूत के माध्यम से भी फिर इन महिलाओं को जो है वो टॉर्चर किया जाता है। तो एक बार अगर कोई महिला फंस जाती है तो डेफिनेटली उसके बाद में उससे दूसरी बार भी काम कराया जाता है। दूसरी बार काम कराने के बाद में कुछ सबूत उन्हें और मिल जाते हैं, तो इस तरह से वो महिला
धीरे धीरे इस व्यापार में पूरी तरह से लिप्त हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं जब वो पैसा मिलता है, जो पहली बार की खेप ट्रांसफर करने में जो इनको पैसा मिलता है, वो इतना लमसम, इतना खूबसूरत हैंडसम अमाउंट होता है कि फिर वो ऑब्वियसली उन्हें मोटिवेट करते हैं, ये ऐसी लग्जरी, ऐसा पैसा उन्हें जो है वो मोटिवेट करता है आगे भी ऐसा काम करने के लिए। तो इस तरह से महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं और बहुत जल्दी जो है वो इस व्यापार में फंसने के जो है वो सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो लग्जूरियस ज़िंदगी इस दौरान दिखाई जाती है महिलाओं को, और जो आप बार बार एक बात का जिक्र कर रही हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी सॉफ्ट टारगेट कर ली जाती हैं, क्योंकि महिलाओं पर चाहे कोई भी सुरक्षा के जो नियम हैं या फिर महिलाओं पर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाती, इतनी ज़्यादा चेकिंग उनकी नहीं की जाती है, इसलिए महिलाओं के लिए ये बहुत आसान होता है कि वो किसी भी नशीले इस बड़ी खेप को एक ज़िले से दूसरे ज़िला या एक राज्य से दूसरे राज्यों तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। चलिए, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं, वकील हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तनुज जी, इसके पीछे आप क्या कारण देख पाते हैं, और इसकी अगर हम कार्रवाई की बात करें या प्रावधान की हम बात करें तो क्या प्रावधान है? क्या अगर अवैध धंधे में लिप्त कोई पाया जाता है, चाहे फिर वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो, क्या कानून सभी के लिए सामान्य है या फिर महिलाओं के लिए थोड़ी हिदायत इसमें दी गई है कानून में? तनुज जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, तनुज जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। जी नैन्सी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, अब आ रही है आवाज। जी क्षमा चाहूंगा। जी जी, मैं नैन्सी जी ये बता रहा हूँ कि भारत का जो कानून है वो एक जेंडर इक्वल लॉ है, तो उसमें कोई पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कोई प्रावधान हो इस तरह की कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह की कृत्य में इन्वॉल्व रहते हैं, जिन्हें हम पहले बेसिक स्ट्रीट लेवल पे समझे तो उन्हें ड्रग्स पैडलर कहा जाता है। ये जो ड्रग पैडलर्स है, इनके लिए मिनिमम जो एक सजा का प्रावधान है और 6 माह और की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इसकी मात्राएं और निरंतर बार बार यही वर्क करना और इस तरह की ड्रग्स के धंधे में लिप्त होने पर यह सजा 10 साल से 20 साल हो जाती है। और इसी में अगर और हम माने कि और बड़े लेवल पे अगर जब ये लोग काम करते हैं तो इसमें 31A एनडीपीएस एक्ट के अंदर मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है नैन्सी जी इसके अंदर। जी, तो मुझे नहीं लगता है कि सजाएं कोई कम है, और निश्चित रूप से एनडीपीएस के जो मामले होते हैं उसको बड़े गंभीर रूप से लिया जाता है, उसके अंदर रियायत नहीं के बराबर बरती जाती है। मुझे लगता है कि जो माननीय उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी किसी भी तरीके की जो रियायत है किसी भी इस तरीके के धंधों में लिप्त वाले लोगों को नहीं प्रदान करता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि करना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, समाज के अंदर जो हम कोशिश करते हैं, इतने सारे एनजीओज हैं, इतने सारे समाज सेवी हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं कि शहर को, देश को, प्रदेश को नशा मुक्त रखें, तो उसी के लिए वो एक अच्छा कदम भी है उस तरफ नैन्सी जी। बिल्कुल, और आपसे एक और सवाल रहेगा मेरा तनुज जी, कि आपको क्या लगता है इसके पीछे की आप क्या वजह देख पाते हैं? रूपाली जी ने जो अपना इस पर नज़रिया डाला है और उन्होंने अपनी इस पर सुझाव दिए हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं, बहुत इजीली महिलाएं कन्वेंस हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम सुरक्षा मानकों पर भी चूक एक हो जाती है कि महिलाओं की उतनी ज़्यादा सख्ती से चेकिंग नहीं की जाती, जिस वजह से महिलाएं आसानी से इस धंधे में लिप्त हो जाती हैं और उन्हें आसान होता है किसी भी चीज़ को दूसरी जगह पर पहुँचाने में। तो इसके पीछे आप क्या कारण देख पाते हैं? देखिए, रूपाली जी निरंतर रूप से एक अच्छा प्रयास कर रही हैं। वो एक नो भिक्षा केंद्र का भी मेरे हिसाब से शायद उसमें भी कुछ संचालन करती, मैं एक बार आया भी था उनके वहां पर परदेशीपुरा वाले कार्यक्रम में। तो मैं सोचता हूं कि समाज के जो ऐसे लोग हैं, इनका योगदान जो है ये निश्चित रूप से उन महिलाओं को भी जो इस तरीके की राह भटक रही हैं और गंदे धंधों में लिप्त हो रही हैं, ड्रग्स जैसे धंधे में लिप्त हो रही हैं, उनको निश्चित रूप से उन पे रोक भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप बात कर रहे हैं चेकिंग की, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब ड्रग्स पैडलर कहीं भी पकड़ाते हैं, वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन वो इंस्टेंट जिसके भी द्वारा अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो वो सबसे पहला प्रावधान यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। तो यहाँ कानून एक है, धाराएं गंभीर हैं, संगीन मामले होते हैं,
और इस तरीके देखिए, अभी हम बात करें, आज तक हम सोचते हैं कि ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा जो राज्य लगते हैं वो पंजाब है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र को एक सर्वेक्षण के मुताबिक माना गया है। वहीं एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण की बात करें तो अल्कोहल का कंजम्पशन को ड्रग्स से ऊपर 14.1% माना गया है। वहीं उसके नीचे कुछ और आते हैं ड्रग्स, उनकी अलग अलग परसेंट में उनकी कंजम्पशन को माना गया है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको रोकने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पुलिस अल्कोहल के लिए चेकिंग करती है, उसी तरीके से पुलिस को ड्रग्स के लिए भी एक निरंतर रूप से चेकिंग का अभियान शुरू करना होगा, और उन अभियान के तहत उनको कोई भी जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है उन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। नैन्सी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें कहीं ना कहीं और अपने जो सुरक्षा मानक हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, उन्हें और हमें पुख्ता करने की भी ज़रूरत है। रूपाली जी की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रूपाली जी, ये विषय वाकई बेहद गंभीर है, चूँकि महिलाओं को जिस तरह से लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है, एक और जहां महिलाओं के लिए हमारा न्याय भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो दूसरी ओर अगर महिलाएं ही इसी प्रकार के गोरख धंधों में लिप्त रहेंगी तो एक ये नेगेटिव संदेश कहीं ना कहीं जाता है हमारे पूरी समाज में। और जिस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट महिलाएं हो जाती हैं, इसके पीछे आप क्या देख पाती हैं? क्योंकि एक वो महिला होती है जो खुद अपनी मर्जी से इस धंधे में लिप्त है, दूसरी वो महिला जिसे किसी परेशानी की वजह से जो इस धंधे में लिप्त है, लेकिन तीसरा वर्ग भी ऐसा आता है जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो इस प्रकार का कोई अवैध धंधा भी कर रही हैं। जी बिल्कुल सही है नैन्सी की, जो तीनों कैटेगरीज आपने बताई है, मेरी नज़र में एक कैटेगरी वो भी है कि जहाँ पर ऐसी महिलाएं जिनको परिवार की परेशानी है, यानी परिवार में उनकी नशे के शिकार हैं और वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसी महिलाओं को उनके बच्चों के नाम से धमकी देकर इस कार्य में जबरदस्ती जो है वो लिप्त किया जाता है। ये चौथी कैटेगरी भी हमको देखने में आई है। तो मुझे लगता है कि इनको रोकने के बहुत सारे प्रयास, बहुत कॉन्क्रीट प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें लगता है कि शिक्षा और जागरूकता, ये इतना बड़ा एक कदम जो है वो सरकार के साथ साथ अन्य स्वयंसेवी संगठन को, जनता को, प्रबुद्ध जनों को, धार्मिक संगठनों को, धर्म गुरुओं को, सबको आगे आकर उठाना चाहिए कि जो नशे के खतरे और इसके जो व्यापार की समस्या के बारे में महिलाओं को और समाज को शिक्षित करना सबसे पहली आवश्यकता होनी चाहिए। इतने जागरूकता के कार्यक्रम और वर्कशॉप इतनी रूपाली जी, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? जी जी, तो इतने जागरूकता कार्यक्रम और इतने वर्कशॉप्स जो है वो आयोजित किए जाने चाहिए। फ्रिक्वेंटली जब कोई वर्कशॉप आयोजित की जाती है तो मीडिया उन्हें अच्छे से उठाती है, और जब मीडिया उठाती है तो पूरे समाज में एक जागरूकता जो है वो फैलती है। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, अगर सरकार उठाए तो सबसे बेहतर ही होगा, नहीं तो हमें लगता है हम सबको आगे आना चाहिए, वो है कदम आर्थिक और सामाजिक समर्थन। हमें महिलाओं को इतना आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इतना सशक्त बना देना चाहिए कि वे नशे के व्यापार में शामिल होने की बजाय अपने एक सब्स्टिट्यूट रोजगार के अवसर की ओर आकर्षित हो, बजाय कि इस व्यापार की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। बाकी जैसे कि तनु जी ने बताया, तो मुझे लगता है कि जो आप जैसे लॉयर्स हैं वो भी एक अपनी भूमिका निभाएं कि कानूनी कार्यवाही तो करें ही सही, लेकिन उन्हें कानूनी सलाह देने के लिए एक डेस्क, कहीं एक ऐसी डेस्क लगाए जहां पर महिलाओं को इस तरह के अपराधों में लिप्त होने से उनकी सजा और सजा के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें इनसे दूर रखने की जो है वो समझाइश दी जाए। बेहतर काउंसलर्स भी हमारे शहरों में होते हैं, वो काउंसलर्स भी आगे आकर एक सेशन ऐसी महिलाओं के लिए ले, और जनरली स्लम की जो महिलाएं हैं वो टारगेट इजीली होती हैं, क्योंकि उन्हें कमियां, आर्थिक कमियां भी रहती हैं और कई अन्य परेशानियां भी रहती हैं। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम, कुछ वर्कशॉप काउंसलर्स के माध्यम से ऐसे स्लम्स में लगाए जाएं,
ताकि उनको हम जागरूक कर सके और उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा सके। तो मुझे लगता है ये बेहतर विकल्प होंगे और समाज में हम महिलाओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के प्रयास से ऐसे व्यापार से दूर रख पाएंगे। बिल्कुल रूपाली जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरत है वर्कशॉप की भी, और खासतौर पर जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि जन जागरूकता फैलाई जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या काम करने से उसके क्या दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम मानसिकता की ओर भी अगर बात कर लें रूपाली जी, अगर नशा मुक्ति के को लेकर भी चूंकि आप काम करती हैं, आप भी कई सारे लोगों से रोजाना मिलती होंगी, तो वो क्या मानसिकता एक होती है जो व्यक्ति को इस काम की ओर धकेल देती है। इस काम की ओर भी अगर हम बात ना करें तो अगर हम नशे के खिलाफ नशे पर ही बात कर लें तो महिलाओं की जो संख्या है वो नशे में अब महिलाएं ज्यादा लिप्त होती नजर आ रही हैं। पुरुषों की तुलना में अगर हम देखें तो महिलाएं ज्यादा इस ओर जा रही हैं। तो वो क्या मानसिकता एक इस बार अब महिलाओं में पनपती जा रही है या उत्पन्न होती जा रही है, जिस वजह से महिलाएं एक तो धंधे की ओर भी तो दूसरी ओर नशे में भी लिप्त होती जा रही हैं। देखिए, जो सबसे प्रमुख कारण जो अभी दिखने में आ रहा है, मेरी अभी बहुत सारी महिलाओं से जो है इस विषय में चर्चा होती है, क्योंकि मैं जिस अभियान में काम कर रही हूँ मुझे ऐसी डिवोर्सी और विडोज महिलाएं जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं, जो परिवार से त्याग दी गई हैं या फिर अकेले पन का शिकार हो गई हैं। उन महिलाओं को पहले ये नशे की लत लगाते हैं, जब वो खुद नशे की लत में आ जाती हैं तो फिर उन्हें नशा कहाँ से मिलेगा ये बताया जाता है। फिर वो जब नशा स्वयं खरीदने लगती हैं तो उनके अंदर एक जो झिझक है, जो एक डर है, जो एक सामाजिक दबाव है, वो खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग धीरे धीरे फिर समझ में आने लगता है कि हम सिर्फ नशा कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर नशा बेचेंगे तो हमें पैसे की आवक भी होगी, और ऐसे करते करते वो लोग इसमें लिप्त हो जाती हैं। फिर जब वो लिप्त हो जाती हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप अपने आसपास के आपके परिचित है या आपके अन्य परिवार के जो लोग हैं या कहीं दूर के रिश्तेदार हैं, आप धीरे उन्हें भी अपनी तरफ खींचिए। तो खींचने के ये सारे विकल्प तलाशती हैं और कहीं ना कहीं जो एक महिलाओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनके ऊपर जो एक भरोसा बैठ जाता है। संदिग्ध नजर से हम महिलाओं को बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, उनकी बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं करते हैं। ऐसे सारे कारण जो होते हैं वो महिलाओं के लिए जो है वो इजी वे हो जाता है। तो महिलाएं अपने आप ही इस तरीके में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो मेरे देखने में आया है कि हमको जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक महिलाओं का इस व्यापार से, इस गंदगी से बाहर आना बहुत मुश्किल है। और मैं तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसी कई महिलाओं को मैं चरस, गांजा, ड्रग्स, हेरोइन ऐसे नशे से मैं बाहर, इनके सेवन से भी बाहर निकाल चुकी हूँ और इनको बेचने के व्यापार से भी बाहर निकाल चुकी हूँ। बिल्कुल रूपाली जी, वाकई आप जो काम कर रही हैं वो बेहद ही अच्छा, हमारे इस पूरी समाज के लिए एक अच्छा संदेश भी आप कहीं ना कहीं दे रही हैं, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं मजबूरियों की वजह से भी वो इस धंधे में अब लिप्त होती जा रही हैं या उभर नहीं पा रही हैं। एक बहुत अच्छा संदेश आप वाकई हमारे समाज के लिए स्थापित कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो ड्रग्स के कारोबार में जहां लगातार महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक चिंता का विषय बनी हुई है और ऐसे में जरूरत है जन जागरूकता की और इसके अलावा शिक्षा की, कि उन महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें जन जागरूक किया जाए, उनमें जागरूकता लाई जाए कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। जन जागरूकता की कमी की वजह से कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मामले हैं, जो ड्रग्स के अवैध धंधों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है, ये एक बड़ा कारण बनती जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।